हेलो बच्चों, वेलकम टू होमवर्क कोचिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट में बताइए, ताकि कुछ और ज्यादा पढ़ाने में मजा आए। आपका कमेंट्स देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आपको चीजें समझ में आती है, तो पढ़ाने का जो जील है ना, जो पढ़ाने का एक्साइटमेंट है, वो डबल होता है और पढ़ाने में और मजा आता है और आपको पढ़ने में भी और मजा आएगा। तो अभी हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कुछ बेसिक बेसिक हमने कवर किया था। हमने देखा था केल्विन प्लांक स्टेटमेंट देखा था, और उस केल्विन प्लांक स्टेटमेंट पे एक बहुत प्यारी सी डिवाइस बनी थी जिसका नाम था हीट इंजन। हमने वो भी देखा था। हमने ये भी देखा था कि पीएमएम2 कैसे पॉसिबल नहीं है, और पीएमएम2 की एफिशिएंसी 100% होती है, इसलिए 100% एफिशिएंसी भी दुनिया में पॉसिबल नहीं है किसी साइकिल में। क्लियर है? इतना हमने देखा था। फिर हमने हीट इंजन की एफिशिएंसी वगैरह डिराइव करी थी। मैं आपको आज एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं, इसके बाद हम चलेंगे, इस क्वेश्चन के बाद हम चलेंगे अपने क्लॉसियस के स्टेटमेंट पे। क्वेश्चन देखो आपसे कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, इन अ हीट इंजन, इन अ हीट इंजन, क्वेश्चन पूछते हैं इन अ हीट इंजन, ध्यान से सुनना, इन अ हीट इंजन वर्क आउटपुट इज 1/4 of heat supplied. QS, work output is 1/4 of heat supplied. Find the efficiency of heat engine. Find the efficiency of heat engine. कैसे निकालोगे? किसी हीट इंजन में वर्क आउटपुट क्या है? 1/4 है, 25% है किसका? जितना हीट तुमने सप्लाइड किया है। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? देख लो, बहुत आसान। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज इसका आंसर देख के आ जाएगा 25%। देख के बता लोगे 25%। देखो कैसे आएगा, देखो एक हीट इंजन है, हाई टेम्परेचर से हीट लेगा, QS क्या करेगा? वर्क करेगा, और जो बचे खुचेगा, जो बचा खुचा माल है उसको क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। कहां पे बेटा? लोअर टेम्परेचर मतलब सिंक में। कहां पे? लोअर टेम्परेचर मतलब सिंक में। क्लियर? हाँ, अब आपसे बोला है कि यहां पे W बराबर है 1/4 ऑफ हीट सप्लाइड। W बराबर है 1/4 ऑफ हीट सप्लाइड। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, गिवन डेटा। और आपको पता है एफिशिएंसी क्या होती है, मैंने उसी दिन आपको बताया था कि जो तुम्हारी चाहत है अपॉन उस चाहत को पाने के लिए तुमने जो भी पापड़ बेले हैं, जो भी इनपुट दिया है, मतलब वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड। तो भैया लिख लो, वर्क आउटपुट को एज इट इज रखो, हीट सप्लाइड कितनी है, या यहां पे ऐसे रख लो, कैसे भी कर लो आप। वर्क आउटपुट क्या है? 1/4 टाइम्स QS। वर्क के जगह मैंने क्या लिखा? 1/4 टाइम्स QS, और QS को मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया। जब मैंने ये लिख दिया बेटा, तो ऊपर नीचे से QS कैंसिल हो गया और बचा एफिशिएंसी कितनी बची? 1/4, जिसका मतलब क्या होता है? 25%। अब ध्यान से समझो, इतना तो क्वेश्चन ने पूछा था, इसके अलावा तुम क्या निकाल सकते हो? इंजन ने जितना हीट लिया उसका सिर्फ 25% वर्क में कन्वर्ट किया, तो कितना रिजेक्ट किया होगा? कितना रिजेक्ट किया होगा? 75%। कितना रिजेक्ट किया होगा? 75%। क्लियर? 25% वर्क में कन्वर्ट किया, रिजेक्ट कितना किया? 75%। सोचो ये कैसा इंजन होगा? एकदम घटिया टाइप। कैसा इंजन होगा? एकदम घटिया टाइप। सिर्फ 25% वर्क दिया है, बाकी 75% रिजेक्शन है, तो कैसा इंजन होगा? एकदम घटिया टाइप का इंजन। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं और आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है? हमारा मतलब हमारा नहीं, हमारा मतलब थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ का। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारी हेडलाइन क्या थी? स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ
ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टेटमेंट्स का मतलब एक से ज्यादा स्टेटमेंट, एक से ज्यादा कथन। तो पहला किसका था? केल्विन प्लांक का, और दूसरा क्या आएगा? क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब ध्यान से समझो, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट किसके लिए था? जितने आपको मैं चीजें बता रहा हूं सेकंड लॉ में, सबको बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझ के नोट करना, बिकॉज एवरी सेंटेंस इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर एक सेंटेंस क्या है बेटा? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हर एक सेंटेंस को दिमाग लगा के और ढंग से पढ़ना। हर एक सेंटेंस अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया था? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट किसके लिए है? पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल के लिए। क्लॉसियस स्टेटमेंट किसके लिए है? पावर कंज्यूमिंग, पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल्स के लिए। किसके लिए है? पावर कंज्यूमिंग, ऐसी साइकिल जो पावर खा रही है या पावर को एब्जॉर्ब कर रही है, दोनों एक ही बात है। पावर कंज्यूमिंग या पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल्स के लिए। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही नोट कर लो कि क्लॉसियस स्टेटमेंट्स किसके लिए है? पावर प्रोड्यूसिंग या पावर कंज्यूमिंग साइकिल्स के लिए। समझ आ रहा है? किसी जगह कोई डाउट है? शुरू से लेके फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव कवर्ड नियरली 27 lectures we have covered. So in any lecture, if you have any doubt, please ask any question, whatever you want. Ask any question you want. जो भी क्वेश्चन आप चाहते हो वो आप पूछ सकते हो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। ठीक है, पहले लेक्चर से अब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो, तो निसंकोच कमेंट करिए और प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल्स का मतलब क्या होता है? रेफ्रिजरेटर हो गया, हीट पंप हो गया, ऐसी डिवाइसेस जो पावर को खा जाती हैं, पावर को खाती हैं। ठीक है, बिजली का बिल कंज्यूम करती है, पावर खाती है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट ने क्या कहा? क्लॉसियस एक साइंटिस्ट थे, पोलैंड के थे। क्लॉसियस पोलैंड के साइंटिस्ट थे। क्या कहा क्लॉसियस ने? ध्यान से समझिए। पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताता हूं, जैसे मैंने आपको केबी का बताया था, केल्विन प्लांक का। फिर मैं आपको इसका बताऊंगा डेफिनेशन क्या है, मतलब स्टेटमेंट क्या है। समझिए, ये क्या है? एक मार्कर। क्या है? एक मार्कर। ये मार्कर कुछ हाइट पे है। ध्यान से समझिए, ये मार्कर कुछ हाइट पे है और ये हाथ है, ये सरफेस है कोई, ये मार्कर है। मार्कर हाइट पे है और ये हाथ नीचे है। अगर मुझे इस मार्कर को हाइट से नीचे गिराना है, कुछ ऊंचाई से नीचे गिराना है, तो मुझे कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मुझे कोई ताकत नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। मैं इस मार्कर को सीधा छोड़ूंगा और ये नीचे गिर जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ नेचर। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। ऊपर से नीचे, हाइट से लो, हाई से लो लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता। अगर कोई चीज हाइट पे है तो अगर आप इसको छोड़ते हो बिना वर्क किए, आपने इस पर कोई वर्क नहीं किया, कोई फोर्स नहीं लगाया, ऑटोमेटिकली ये टॉप से बॉटम तक आ जाएगी, ऊपर से नीचे तक गिर जाएगी। लेकिन अगर अगेंस्ट नेचर जाना है, अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर जाना है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाना है, प्रकृति को उल्टा करना है, प्रकृति के नियम को उल्टा साबित करना है, मतलब आपको नीचे से अगर ऊपर ले जाना है मार्कर को, तो आपको कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल दिमाग खोल के। ऊपर से नीचे छोड़ दिया, मार्कर नीचे आ गया, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी मार्कर को इस जगह से इस जगह ले जाना है, नीचे से ऊपर ले जाना है, तो डेफिनेटली कुछ करना पड़ेगा। कैसे? मार्कर का मास कितना है? m, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? g, तो मार्कर का वेट कितना हो जाएगा? m इंटू जी। हाइट कितनी? h हाइट तक उठाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? m इंटू जी इंटू h। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स मतलब mg, डिस्टेंस जहां तक लेके जा रहे हो हाइट, mgh। और ये mgh क्या है? दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी
और यही mgh एनर्जी जब आप इस मार्कर को h हाइट तक ले जाके छोड़ दोगे तो इस जगह इसमें mgh पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो अगर आपको टॉप से बॉटम ले आना है, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, विदाउट एनी वर्क, ऑटोमेटिक फ्लो होगा, ऑटोमेटिक फ्लो होगा। लेकिन अगर आपको टॉप से बॉटम जाना है तो वर्क करना पड़ेगा। ना सिर्फ ये साइंस का नियम है, जिंदगी का भी नियम यही है। अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है, बॉटम से ऊपर जाना है, अर्श से फर्श तक जाना है, अगर आपको अर्श से फर्श तक आना है तो आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक गलत काम करो और अर्श से फर्श पे आ जाओगे। लेकिन अगर आपको फर्श से अर्श तक जाना है, जमीन से आसमान तक जाना है, नीचे से ऊंचाइयों को छूना है, तो आपको बिना कुछ काम किए कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की पोयम है कि बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर जमीन से ऊंचाई तक चढ़ना है ना बेटा, तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ न कुछ किए आपकी जय जयकार नहीं होगी, आप सफल नहीं हो सकते। तो क्लॉसियस ने भी यही कहा। क्लॉसियस ने कोई तीर नहीं मार दिया, क्लॉसियस ने भी यही कहा कि किसी भी हीट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर अपने आप फ्लो करा लोगे, लेकिन अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक फ्लो कराना है तो बिना किसी वर्क किए ये पॉसिबल नहीं है। फिर से सुनिए, अगर आपको हीट का फ्लो कराना है, दो बॉडी है, एक बॉडी 100 डिग्री पे, एक बॉडी 20 डिग्री पे, इन दोनों बॉडी को पास ले आओ तो हीट कहां से कहां फ्लो होगी? 100 से 20 ऑटोमेटिकली, बिना कुछ किए। तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक बिना कुछ किए फ्लो हो जाती है। लेकिन अगर उसी हीट को तुम्हें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे फ्लो कराना है तो कुछ ना कुछ वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर वर्क नहीं करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। यही कहा क्लॉसियस ने। अब सुनो और लिखो। क्लॉसियस ने कहा, ध्यान से समझिए, क्लॉसियस ने कहा यह असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। यह असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, to transfer heat from a body at lower temperature to a body at higher temperature. लोअर टेम्परेचर है ये। It is impossible to transfer heat from a body at lower temperature to a body at higher temperature. लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर बॉडी तक हीट ट्रांसफर करना नामुमकिन है। कब? जब कोई वर्क नहीं करोगे तब। विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, बिना किसी बाह्य कार्य के, बिना किसी एक्सटर्नल काम के, बिना किसी काम को किए आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट फ्लो नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है यार। छत पे पानी की टंकी है, पानी की टंकी में छोटा सा होल है, पानी अपने आप छत से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि दिस इज लॉ ऑफ नेचर। दुनिया में हर वो इंसान जो ऊंचाई पे है वो नीचे जरूर गिरेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो टंकी से पानी नीचे अपने आप गिर जाएगा बिना कुछ वर्क किए, बिना कुछ मेहनत किए। लेकिन अगर वही पानी आपको नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो नानी याद आ जाती है। क्या लगाना पड़ता है? पंप लगाना पड़ता है, सबमर्सिबल पंप लगाना पड़ेगा, आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाना पड़ेगा। तो पंप लगाना पड़ेगा जब भी नीचे से पानी ऊपर चढ़ाना होगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा और पंप लगाना पड़ेगा। जबकि ऊपर से नीचे के लिए आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप खुद ही नीचे गिर जाएगा। क्लियर? समझो। तो उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। क्लियर है? या आप यूं कह लीजिए, और ये स्टेटमेंट एक दूसरे तरीके से भी देता है एग्जाम में। टेक्निकल लैंग्वेज है, ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज आपको लिखाई है। अब टेक्निकल लैंग्वेज क्या है समझिए। हीट flows from higher to lower. Heat flow
हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। अब देखिए ध्यान समझिएगा इस वर्ड को, अनएडेड। आपको कोई वर्ड समझाएगा नहीं, मैं आपको वर्ड भी समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए, सेंटेंस ध्यान से देखिए। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर अनएडेड, मतलब हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर अपने आप फ्लो हो जाती है बिना किसी मदद के। एड क्या होता है? एआईडी, एड, एआईडी, एड का मतलब सहायता, अनएड बिना सहायता के, अनएडेड मतलब बिना सहायता के, बिना सहायता के मतलब बिना किसी हेल्प के हीट हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर अपने आप फ्लो हो जाती है। ये किसका लॉ है? क्लॉसियस का। आपने सुना होगा ना, बाइक में होता है फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स। तो एड मतलब होता है मदद करना, सहायता करना। तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बिना मदद के अनएडेड फ्लो हो जाएगी, लेकिन अगर उल्टा करोगे तो अनएडेड नहीं होगी। अगर लो से हाई करोगे तो आपको कुछ ना कुछ एड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एड देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? इतनी देर का एक्सप्लेनेशन है, समझ में आया? मैंने आपको पूरा खोल खोल के एक्सप्लेनेशन कर दिया, एक एक वर्ड को खोल के एक्सप्लेन कर दिया। समझ आ रहा होगा? क्लियर? चलिए अब आपको दिखाता हूं इसका डायग्राम। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बिना बोले बोर्ड से चीजों को इरेज कर देता हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक जाके चीजों को नोट कर लिया करो, ठीक है? चलिए, क्या कहा क्लॉसियस ने, ध्यान से समझिए। क्लॉसियस ने कहा कि ये कोई मशीन है, ये कोई मशीन है, या ये मान लो कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है हाई, सोर्स हायर टेम्परेचर, TH या T1 कुछ भी लिख दो नहीं, बाद में बोलोगे सर आपने हमको तो T1 तो हमको आपने बताया ही नहीं। अगर मैं नहीं लिखूंगा बोलोगे सर आपने TH बताया था, T1 तो आपने बताया ही नहीं, धोखा कर रहे हो मेरे साथ। तो बेटा TH लिखो चाहे T1 लिखो, एक ही बात है। एक बॉडी है लोअर टेम्परेचर पे, ध्यान से समझिए, TL या T2, क्या है? सिंक। क्लॉसियस ने क्या कहा मैं आपको वो समझाता हूं। एक बॉडी है हाई टेम्परेचर पे, एक बॉडी है लोअर टेम्परेचर पे। हीट अगर हाई से लो फ्लो करना है अपने आप फ्लो हो जाएगी अनएडेड, लेकिन अगर लो से हाई फ्लो करना है, लो से हाई, लो से हाई अगर आपको हीट फ्लो कराना है तो आपको कुछ न कुछ डिवाइस लगानी पड़ेगी और कुछ न कुछ वर्क देना पड़ेगा। आपको वर्क देना पड़ेगा तब जाके वो हीट ऊपर से नीचे फ्लो होगी। कोई मशीन लगा लो, वर्क देना पड़ेगा, तब हीट यहां से निकलेगी और यहां पे जाके सप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है? ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो Q1 Q2 करके, मैं आपको बाद में बताऊंगा, कंफ्यूज मत होइए। अभी यहां से T2 से हीट निकल रही है Q2 और T1 में हीट जा रही है क्या? Q1। मैं आपको बताऊंगा इसका डेजिग्नेशन क्या है, इसका प्रॉपर वे क्या है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। क्लॉसियस ने कहा कि लोअर से अगर हायर आपको हीट ट्रांसफर करना है तो कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा। वर्क किसको दोगे? इंसान को? नहीं, मशीन को। मशीन लगी है ना, मशीन को वर्क दे दो। अब किस मशीन को वर्क देते हो? लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर ले जाने के लिए। ध्यान से समझिए, फ्रिज देखा है? फ्रिज, फ्रिज किस पे बेस्ड है? क्लॉसियस के स्टेटमेंट पे। कौन सी डिवाइस है फ्रिज? फ्रिज कौन सी डिवाइस है? जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर करती है। क्यों? अब आप समझिए, ध्यान से समझिए। ये आपका फ्रिज है, ये आपका फ्रिज है। अब फ्रिज के बैक साइड में देखोगे पीछे की तरफ तो ट्यूब्स लगी होंगी इस तरह से, क्या बोलते हैं? कंडेंसर ट्यूब। क्या बोलते हैं? कंडेंसर ट्यूब। अब फ्रिज के अंदर बहुत सारी प्लेट्स लगे हैं, रैक्स लगे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेटर। फ्रिज के अंदर का स्पेस क्या होता है? इवेपोरेटर। अब आपने इवेपोरेटर में कोई सामान ला के रखा, ध्यान से समझिए बिल्कुल। इवेपोरेटर में कोई सामान अपने फ्रिज में लाया, रखा और दरवाजा बंद कर दिया। अब आपको फ्रिज में सामान जो रखा है उसको ठंडा करना है। क्या करना है? ठंडा करना है। ठंडा करना है मतलब कैसा टेम्परेचर मेंटेन करना है? लोअर टेम्परेचर अंदर मेंटेन करना है। सामान ठंडा रखना है ना, मतलब अंदर कैसा टेम्परेचर मेंटेन करना है? लोअर टेम्परेचर। ये मैं आपको बताऊंगा जब आप आरएसी पढ़ोगे, मैं आपको इतने खूबसूरत तरीके से बताऊंगा ना कि आपको लगेगा फ्रिज में ही बैठे हो, फ्रिज के अंदर ही बैठे हो। ध्यान समझना, आपको फ्रिज के अंदर लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है। किसके कंपेयर में? सराउंडिंग के कंपेयर में। सराउंडिंग कहां है? बाहर। सराउंडिंग कहां है? बाहर। बाहर मतलब रूम के अंदर। अपने फ्रिज में, ये रूम है पूरा, अपने रूम में फ्रिज रखा, बाहर की क्या है? एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है, अंदर आपको लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो फ्रिज से आप क्या चाहते हो? आपका सामान ठंडा कब होगा? जब यहां से यहां
हीट यहां से हीट खींच के ये बाहर लेके जाएगा, तभी तो सामान ठंडा होगा। मान लो सामान आपने जो रखा है उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस, इसको आपको ठंडा करना है, तो मतलब इसकी हीट को खींच के बाहर फेंकना है, इसकी हीट को खींच के बाहर फेंकना है, इसकी हीट को खींच के बाहर फेंकना है। अब हीट कहां से कहां करना है? लो से हाई, लो से हाई, लो से हाई। अपने आप होगा? नहीं होगा, अपने आप कभी नहीं होगा। तो बीच में एक ऐसी डिवाइस लगानी पड़ेगी जो वर्क करे, जो वर्क करे। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? कंप्रेसर। क्या बोलते हैं? कंप्रेसर। इसीलिए फ्रिज में कंप्रेसर का काम क्या होता है? कंप्रेसर वर्क देता है ताकि आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर कर लो। डू नॉट वरी, जब हम आरएसी शुरू करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना प्यारा सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपका इंटरेस्ट ना आ गया ना तो कहना, अगर आपका इंटरेस्ट ना बन जाए मैकेनिकल तो आप बोलना मुझसे, बोलना सर आपने झूठ बोला था। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही। तो क्लॉसियस ने कहा कि भैया दुनिया में ऐसी कोई मशीन आप नहीं बना सकते जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर करे बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। अगर आप चाहो तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ मशीन which transfer heat from low temperature body to a high temperature body without any external work। ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते जो लो से हाई बिना किसी वर्क के हीट ट्रांसफर करे। ठीक है, अब समझिए। तो क्लॉसियस ने कहा कि लो से हाई हीट ट्रांसफर करना है, आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो लोगों ने बोला कि क्लॉसियस अगर मैं ये वर्क जीरो कर दूं तो क्या होगा? मतलब अगर मैं वर्क ना दूं तो क्या होगा? क्लॉसियस ने कहा अगर वर्क नहीं दोगे तो ये मशीन पॉसिबल नहीं है। अगर वर्क नहीं दोगे तो ये मशीन पॉसिबल नहीं है। ऐसी दुनिया में कोई मशीन पॉसिबल नहीं है जो बिना वर्क के लो से हाई हीट ट्रांसफर करे। समझ आया? अब क्लॉसियस पे क्या बनाया गया? क्या बताया मैंने आपको? क्या बनाया मैंने क्लॉसियस पे? क्या बनाया हमने क्लॉसियस पे? फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। लो से हाई आपको कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हो, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्रेशन में जाके मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है और हमको कूलिंग प्रॉपर मिलती है। तो इस पे बनाई गई दो डिवाइसें, पहला रेफ्रिजरेटर और दूसरा हीट पंप। जो काम रेफ्रिजरेटर गर्म प्रदेशों में, गर्म देशों में करता है, वही सेम काम हीट पंप ठंडे देशों में करता है। रेफ्रिजरेटर का काम होता है कूल करना रूम, मान लो रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो स्पेस है वो क्या करता है? उसको कूल करता है, कूलिंग करना। हीट पंप का काम क्या होता है? हीटिंग करना। हीट पंप कहाँ यूज होता है? जो बहुत ठंडे जगह होते हैं, बहुत ठंडे देश होते हैं, साइबेरिया टाइप, जहाँ बहुत ठंडी पड़ती रहती है, वहां पे लोग क्या करते हैं? वहां पे लोग अपने रूम को गर्म रखने के लिए हीट पंप यूज करते हैं ताकि रूम उनका गर्म रहे। जैसे हम अपने रूम को ठंडा करने के लिए एसी यूज करते हैं, वैसे ही वो हीट पंप यूज करते हैं। चलिए, तो क्लॉसियस ने कहा कि अगर वर्क नहीं दोगे तो ये डिवाइस पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या है कि लोअर से हीट दो, लोअर से हाई हीट लेके जाओ, तो कोई ना कोई वर्क आप दो, और अगर वर्क नहीं दोगे तो डिवाइस नहीं बन सकती। तो लोगों ने कहा कि ठीक है क्लॉसियस, बहुत ज्ञान झाड़ लिए हो, बहुत ज्ञान झाड़ लिए हो, बहुत नॉलेज दे दिए, अब बताओ तुम्हारे ऊपर मैंने, तुम्हारे स्टेटमेंट का फायदा क्या हुआ, तुम्हारे कथन का फायदा क्या हुआ, तुम्हारे स्टेटमेंट पे कौन सी डिवाइस बन सकती है। तो क्लॉसियस ने कहा कि मेरे स्टेटमेंट पे जो डिवाइस बन सकती है, तो पहली डिवाइस बनी रेफ्रिजरेटर। क्या बना? रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। क्लियर है? तो पहली डिवाइस बनाई गई रेफ्रिजरेटर। दूसरा क्या बना? हीट पंप। सुनिए, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? सुनिए ध्यान से। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, पहले सुन लीजिए। इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स, क्या मेंटेन करती है फ्रिज? लोअर टेम्परेचर, विच मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर। किसके कंपेयर में? कंपेयर टू, विच मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। फ्रिज बाहर के कंपैरिजन में, सराउंडिंग के कंपैरिजन में क्या करती है? लोअर टेम्परेचर मेंटेन करती है। इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, एक बात बताओ, जब आप चाहते हो कि फ्रिज कूल कर रहा है, आपने रूम में फ्रिज लगा दिया, फ्रिज कूल कर रहा है, आपने फ्रिज में ठंडी ठंडी बोतल रखी है, कोल्ड ड्रिंक रखी है या हार्ड ड्रिंक रखी है, आपकी मर्जी, जो भी आप रख लो।
है ना, वो तो डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। तो आपने फ्रिज में कोई कोल्ड ड्रिंक रखी है, अब आप चाह रहे हो वो ठंडी हो जाए, तो जब आप किसी चीज को कूल कर रहे हो, फ्रिज के अंदर ठंडा कर रहे हो, तो क्या आप ये चाहते हो कि फ्रिज चलते चलते रुक जाए या उसकी कूलिंग बंद हो जाए? नहीं चाहते ना, कूलिंग बंद ना हो ना, यही चाहते हो ना, लगातार हीट को खींच के बाहर फेंकता रहे, कूलिंग बंद ना हो। इसका मतलब फ्रिज लगातार चलता रहे, मतलब फ्रिज किस पे काम करे? साइकिल पे। किस पे? साइकिल पे। क्यों? it is a device which maintains lower temperature compared to surrounding, and as this lower temperature and as this lower temperature is required continuously. This lower temperature is required continuously. Hence refrigerators work on cycle. क्लियर? इतनी चीजें आपने देख ली। रेफ्रिजरेटर का काम होता है सराउंडिंग के कंपैरिजन में लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना, और ये लोअर टेम्परेचर हम लगातार मेंटेन करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा फ्रिज चलते चलते बंद हो जाए, इसलिए फ्रिज किस पे काम करता है? साइकिल पे। किस पे काम करता है? साइकिल पे। अच्छा, आपने फ्रिज की दीवार जो होती है, जो फ्रिज जिस चीज से बना होता है, आपने देखा होगा फ्रिज की जो बाहर की आउटर वॉल होती है, गेट वगैरह होता है, या बाहर जो कवर लगा होता है प्लास्टिक वाला जिससे ढका होता है फ्रिज का जो मेन कंपोनेंट, वो मेन बॉडी होती है फ्रिज की, वो किस चीज की बनती है पता है आपको? वो बनती है पॉलीयूरेथीन फोम। पॉलीयूरेथीन फोम उससे बनाई जाती है। और पॉलीयूरेथीन फोम जो होता है, PUF बोलते हैं, PUF, पफ भी बोलते हैं कई लोग इसे, पफ। इट्स पॉलीयूरेथीन फोम। पॉलीयूरेथीन फोम क्या होता है? एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, बहुत अच्छा हीट का इंसुलेटर होता है, हीट को बाहर नहीं जाने देता, बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, ताकि फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और टेम्परेचर चेंज ना हो। तो पफ भी बोलते हैं, जो फ्रिज की बॉडी होती है उसको बोलते हैं पफ या पॉलीयूरेथीन फोम, इसी से वो बना होता है। अब सुनिए, दो चीज हो गई फ्रिज के बारे में। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए और हम बना लेते हैं इसका डायग्राम और निकाल लेते हैं फ्रिज की एफिशिएंसी, मतलब COP। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे RAC। ठीक है, चलिए, तो फ्रिज का काम क्या है देखिए, ध्यान से समझिए। ये आपका रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ध्यान से समझिए। ये क्या है? ये आपका स्टोरेज स्पेस है। क्या है? स्टोरेज स्पेस। ध्यान से समझिए, ये आपका है स्टोरेज स्पेस, जहां पे आपने सामान रखा है, जहां पे आपने लाके कोल्ड ड्रिंक, बियर लाके रख दी बहुत सारी, तो उसको बोलते हैं स्टोरेज स्पेस या इवेपोरेटर। और यही वो जगह है जिसको आपको लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे खाना रखूं, दूध रखूं, पानी रखूं, तो उसका टेम्परेचर हमेशा लोअर बना रहे, कॉन्टिन्यूअसली लोअर बना रहे। तो इसी स्टोरेज को आपको लोअर पे मेंटेन रखना है। बहुत ध्यान से देखना, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, दोनों है एक ही चीज, दोनों क्लॉसियस पे ही काम कर रही है, बस दोनों में सिर्फ जगह का ही अंतर है। ध्यान से समझना इस बात को, अदरवाइज जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, चलो, स्टोरेज स्पेस है, इसी स्टोरेज स्पेस को आपको लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। क्लियर? तो लोअर टेम्परेचर मेंटेन कैसे होगा? जब यहां से हीट एब्जॉर्ब करके बाहर फेंको, जब यहां से हीट खींचो और बाहर फेंको, यही होगा। तो यहां से हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, यहां से हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इस हीट को एब्जॉर्ब कौन करता है? रेफ्रिजरेंट। कौन एब्जॉर्ब करता है? रेफ्रिजरेंट। जो आप देखते हो आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट यूज होता है, R134A होता है ना डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, वही रेफ्रिजरेंट क्या करता है? इस इवेपोरेटर से हीट को खींच के ले जाएगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और उसके लिए अपने आप एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तब तक एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब तक आप इसको वर्क नहीं दोगे, मतलब जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे, जब तक कंप्रेसर नहीं चलेगा, तब तक रेफ्रिजरेंट फ्लो नहीं होगा। जब तक रेफ्रिजरेंट फ्लो नहीं होगा तब तक हीट को यहां से खींचेगा नहीं। ध्यान समझिए, स्टोरेज आपको लोअर पे मेंटेन करना है, यहां से हीट निकालना पड़ेगा। कौन निकालेगा? रेफ्रिजरेंट। इसका काम हमको यहां नहीं है, RAC में है। अभी हम सिर्फ बेसिक स्केच देख रहे हैं फ्रिज का। स्टोरेज लोअर पे है,
उसके लिए हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा। जब हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हीट देखोगे आप, फ्रिज के पीछे खड़े होकर देखना, फ्रिज गर्म लगता है। जो ट्यूब्स होती है कंडेंसर ट्यूब, वो गर्म लगती हैं क्योंकि वहां से हीट का रिजेक्शन होता है। कहां पे? एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे हीट का क्या होगा? रिजेक्शन। क्या होगा? रिजेक्शन। क्या होगा? रिजेक्शन। ठीक है। जब हीट का रिजेक्शन होगा कहां पे? हायर टेम्परेचर पे। हायर टेम्परेचर पे हीट का रिजेक्शन होगा। हायर टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग। हायर टेम्परेचर का मतलब सराउंडिंग। जिस स्टोरेज स्पेस जो आपने जहां पे रखा है सामान फ्रिज में, उसको आपको लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। किसके कंपैरिजन में? सराउंडिंग के कंपैरिजन में आपको इसको लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। अब बात आता है एक टर्म जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी सेम चीज होती है, इसको हम सीओपी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी और एफिशिएंसी दोनों एक ही चीज होती हैं, बस दोनों में छोटा सा डिफरेंस होता है कि सीओपी कभी एक से कम नहीं हो सकती और एफिशिएंसी कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। सीओपी कभी एक से कम नहीं हो सकती और एफिशिएंसी कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। मैं आपको दिखाता हूं क्यों। ये सीओपी और एफिशिएंसी टेक्निकली एक ही चीज होती है, बस समझिएगा ध्यान से। सीओपी क्या होता है? सीओपी हो चाहे एफिशिएंसी हो, दोनों क्या होता है? मैंने आपको क्या बोला था? आपकी चाहत क्या है, मतलब आप चाहते क्या हो, मतलब डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट, ध्यान से समझिए, डिजायर्ड इफेक्ट। और उस चाहत को पाने के लिए आपने इनपुट क्या दिया? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। एक बात बताइए एक बात बताइए चलिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन और दिखा देता हूं। ये टीएल है, इसको मैं और किससे दिखाता हूं? टी2 से। ये टीएच है, इसको मैं और किससे दिखाऊंगा? टी1 से। आप कंफ्यूज मत होना, टीएच टी1 एक ही बात है, टीएल टी2 एक ही बात है। तो ये क्यू एब्जॉर्ब टी2 से निकला Q2 और T1 में गया क्या? Q1। ठीक है, नोटेशन आप कुछ भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। T2 से जो हीट निकली वो Q2, जो T1 में जो हीट गई वो Q1। क्लियर? Q1 QR बराबर है और Q2 QA, कुछ भी लिख दो, दोनों बराबर है। क्लियर? चलिए अब बताइए फ्रिज से आपका डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? ध्यान से समझिएगा, फ्रिज और हीट पंप में यही सबसे खास अंतर है। बस आपको अपनी चाहत ही ध्यान से पकड़नी है, किसी दूसरे की चाहत मत पकड़ लेना, अदरवाइज तबाही मच जाएगी। किसी दूसरे की चाहत पकड़ लोगे भयंकर बवाल मच जाएगा। अपनी चाहत को पकड़े रहो, छोड़ना मत। अपनी चाहत को ध्यान से समझना, तुम्हारी चाहत क्या है। फ्रिज से तुम्हारी चाहत क्या है? गर्म करना है, ठंडा करना? ठंडा करना। अगर ठंडा करना तुम्हारी चाहत है फ्रिज से, तो ज्यादा से ज्यादा ठंडा कब होगा? आप चाहोगे मेरा फ्रिज ज्यादा से ज्यादा कूलिंग करे। ज्यादा से ज्यादा कूलिंग कब करेगा? जब यहां से ज्यादा हीट खींच के ले जाएगा, है ना? ज्यादा से ज्यादा हीट यहां से खींचेगा तो फ्रिज ज्यादा से ज्यादा कूलिंग करेगा। इसका मतलब Q2 आपकी चाहत है। Q2 जितना ज्यादा यहां से निकलेगा, हीट यहां जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, जितनी ज्यादा हीट यहां से निकलेगी, उतना फ्रिज ज्यादा कूलिंग करेगा। तो आपकी चाहत यहां पे क्या है? Q2। ध्यान से समझना, Q1 आपकी चाहत नहीं है, आपकी चाहत है Q2। जितना ज्यादा से ज्यादा हीट आप निकालोगे उतना फ्रिज ठंडा करेगा। और एनर्जी इनपुट आपने क्या दिया? वर्क। तो ये क्या हो गई? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको क्या बताया था? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन अगर आप लगाओ तो क्या हो जाएगा? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाओ तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बोल लो या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेम चीज है। किसकी स्टडी कर रहे हैं? रेफ्रिजरेटर की। सिस्टम कौन हुआ? रेफ्रिजरेटर। इसकी तरफ जितनी चीजें आ रही हैं वो बराबर है, इससे दूर जितनी चीजें जा रही हैं। ठीक है, चलिए इसकी तरफ क्या आ रहा है? Q2 और क्या आ रहा है? W, और दूर इससे क्या जा रहा है? Q1। तो W बराबर क्या हो गया? Q1 माइनस Q2। वही सेम चीज जो हमने कल देखी थी, W बराबर Q1 माइनस Q2 होना ही है ना। फर्स्ट लॉ लगा रहे हैं, फर्स्ट लॉ का मतलब नेट हीट ट्रांसफर नेटवर्क ट्रांसफर के बराबर होना ही है हर केस में। क्लियर? चलिए तो W की जगह मैं लिख सकता हूं
Q1 माइनस Q2, Q2 बाय Q1 माइनस Q2, W की जगह Q1 माइनस Q2, दिस इज व्हाट COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। समझ आया, समझ आया। अब आपसे कोई पूछे किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है बेटा, सो वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, दोनों के लिए वैलिड है ना, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। क्योंकि जब मैंने ये डेरिवेशन आपको कराया, ये मैंने आपको ये थ्योरी बताई, तो मैंने कोई नाम लिया क्या कि रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, नहीं लिया, सबके लिए वैलिड है। रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर या इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, दोनों से जो भी हो सबके लिए ये क्वेश्चन वैलिड है। ये क्वेश्चन क्या है, बेसिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। आपको सीओपी निकालना है रेफ्रिजरेटर की, Q2 बाई Q1 माइनस Q2, या आप लिख सकते हो Q2 बाई W, जो भी लिख लो। क्लियर, तो ये रही फ्रिज की सीओपी। अब मैं आपको बता दूं एक चीज, सीओपी का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। सुनो, अगर मान लीजिए सीओपी 1 है, लेट अज्यूम सीओपी 1 है, अज्यूम कर लो सीओपी 1 है। अगर फ्रिज की सीओपी 1 है, इसका मतलब क्या है, सीओपी 1 का मतलब यहां 1 रख दो, 1 का मतलब यहां 1 रख दो, 1 का मतलब W बराबर Q2। सीओपी अगर 1 है, इसका मतलब W बराबर Q2, सीओपी 1 रख दो तो W बराबर Q2। अब W बराबर Q2 इसका मतलब क्या हो गया, W बराबर Q2 इसका मतलब क्या हो गया, Q1 कितना हो गया 0, W बराबर Q2 मतलब Q1 कितना हो गया 0, यही तो हो गया। चलो 0 छोड़ दो, ये देख लो, W बराबर Q2 मतलब आप जितना वर्क दे रहे हो, जितना वर्क दे रहे हो उतनी ही हीट यहां से निकाल रहा है, जितना वर्क आप इसको दे रहे हो उतनी हीट यहां से ये निकाल रहा है। आप क्या चाहोगे, आप जितना वर्क दो फ्रिज उससे ज्यादा हीट निकाले, आप जितना वर्क दो फ्रिज उससे ज्यादा हीट निकाले। क्योंकि अगर आपने ज्यादा वर्क दिया और हीट यहां से कम निकाल रहा है, फिर तो फ्रिज लगाने का फायदा ही नहीं है। जितना फ्रिज कूलिंग कर रहा है, अगर उससे ज्यादा मेरी बिजली का बिल आ रहा है तो फायदा क्या फ्रिज लगाने से, है ना। तो जितना वर्क दो उससे ज्यादा कूलिंग होनी चाहिए, मतलब उससे ज्यादा हीट निकलनी चाहिए। तो वर्स्ट केस क्या है, सबसे लोएस्ट केस, वर्स्ट केस, W बराबर Q2 जब COP 1 है। COP जिस फ्रिज की COP 1 होती है वो फ्रिज सबसे घटिया फ्रिज होता है, क्योंकि जितना वर्क आप दे रहे हो उतनी ही हीट वहां से निकालेगा। और आप चाहोगे क्या, हर केस में Q2 ज्यादा होना चाहिए W से, हर केस में Q2 ज्यादा होना चाहिए W से। इसका मतलब COP हमेशा 1 से ज्यादा होनी चाहिए, फ्रिज की COP हमेशा 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ऑलवेज। ध्यान से समझिएगा। अगर कोई बोले फ्रिज की सीओपी 1 से कम हो सकती है क्या, कई लोग नहीं, कई लोग पढ़ाते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स अलग अलग जगहों पे, या किताबों में देखोगे कुछ जगहों पे लिखा होता है कि फ्रिज की सीओपी 1 से कम नहीं हो सकती, फ्रिज की सीओपी 1 से कम नहीं हो सकती। तो ये कोई प्रकृति का नियम नहीं है, फ्रिज की सीओपी 1 से कम भी हो सकती है, लेकिन वो फ्रिज घटिया होगा। कैसा होगा, घटिया। सीओपी 1 से कम हो गई मतलब पता क्या है, सीओपी 1 से कम मतलब W की वैल्यू ज्यादा, Q2 की वैल्यू कम। W की वैल्यू ज्यादा मतलब तुम फ्रिज को दे रहे हो एनर्जी ज्यादा और ये फ्रिज निकाल रहा है हीट कम, ऐसे फ्रिज को क्या बोलोगे, घटिया ही बोलोगे ना। एनर्जी ज्यादा दे रहे हो, काम कम कर रहा है, कूलिंग कम कर रहा है, तो भैया जी तुम्हारी बिजली का बिल ही ज्यादा आ रहा है फ्रिज की कूलिंग से, तो फ्रिज लगाने से फायदा क्या। ऐसे फ्रिज को लात मार के फेंक दो, कबाड़ा है वो, उसे फ्रिज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कबाड़ा, खटारा। तो फ्रिज की अगर सीओपी 1 से कम है तो वो फ्रिज क्या है, यूजलेस। क्या है, यूजलेस। क्लियर है। चलिए एक दो चीज मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको 2 मिनट में हीट पंप करा देता हूं ताकि आपको चीजें प्रॉपर समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, चलिए। तो फ्रिज के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, फॉर रेफ्रिजरेटर सीओपी शुड बी ग्रेटर देन 1। ये क्या होता है, डिजायरेबल। हम यही चाहते हैं कि जो फ्रिज की सीओपी है वो हमेशा 1 से ज्यादा हो, डिजायरेबल, और ऐसा होनी भी चाहिए। अगर सीओपी बराबर 1 है फ्रिज के लिए, सीओपी बराबर 1 है फ्रिज की, तो ये क्या है, क्रिटिकल केस है। मतलब अब हम डिसाइड करेंगे, यही सीओपी 1 ही डिसाइड करता है कि फ्रिज को घर में रखना है कि लात मार के बाहर फेंकना है। अगर सीओपी फ्रिज की 1 है तो फिर तो ठीक है, क्रिटिकल है, मतलब जितना हम बिजली का बिल दे रहे हैं उतना ही वो कूलिंग भी कर रहा है, बराबर है, ना घाटा ना फायदा, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस।
ठीक है। अगर फ्रिज की सीओपी 1 से ज्यादा है फिर तो बहुत ही बढ़िया है, 2 है 3 है बहुत ही बढ़िया है। फ्रिज की सीओपी अगर 3 है मतलब जितना हमने वर्क दिया उसका 3 गुना हीट खींच रहा है, 4 है मतलब जितना हमने वर्क दिया उसका 4 गुना कूलिंग कर रहा है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर सीओपी 1 से कम आई तो ऐसे फ्रिज को फ्रिज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कबाड़ा। क्या बोलते हैं, कबाड़ा। ऐसे फ्रिज को बाहर निकाल के फेंक दो, बिकॉज दिस इज अनडिजायरेबल, दिस इज अनडिजायरेबल। क्लियर, नोट कर लो। एक लास्ट पॉइंट और, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो या प्रॉपर पेन से नोट करो, अगर अभी कोई डाउट है तो पूछो। एक चीज और, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, एक मैंने देखा था एसएससी जेईई का ही पेपर था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि क्लॉसियस के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस, द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर can never be, अब ध्यान से सुनना, कैन नेवर बी, ऑप्शन ए बी सी डी, 1 है ना, 1, इनफाइनाइट, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने पूछा, ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, गेट का। आप में से जो बच्चे आंसर कर सकते हैं मुझे कमेंट करिए जल्दी जल्दी फटाफट। पूछा कि क्लॉसियस के अकॉर्डिंग, इस बात को अंडरलाइन करिएगा, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस, क्लॉसियस के अनुसार, सिर्फ क्लॉसियस के अनुसार बताना है, क्लॉसियस के अकॉर्डिंग फ्रिज की सीओपी कितनी नहीं हो सकती, कैन नेवर बी, कितनी नहीं हो सकती। देखिए सीओपी क्या है, Q2/W, ये होती है फ्रिज की सीओपी Q2/W। अब क्लॉसियस ने कहा था कि दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बन सकती जो वर्क जीरो ले और लो से हाई टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर करे। मतलब क्लॉसियस ने कहा था कि अगर कोई ऐसी डिवाइस है जो लोअर से हायर हीट ट्रांसफर कर रही है, लोअर से हायर, ध्यान समझिएगा, लोअर से हायर हीट ट्रांसफर कर रही है और आप इसको वर्क ना दो, वर्क जीरो दो, ऐसी डिवाइस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वर्क बराबर जीरो क्लॉसियस के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब Q2 बराबर Q2, अगर वर्क की जगह जीरो रख दो, वर्क की जगह जीरो रख दो, ये क्लॉसियस के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्लॉसियस ने कहा है कुछ न कुछ वर्क देना पड़ेगा, मैं क्लॉसियस को वायलेट कर रहा हूं, क्लॉसियस वर्क की जगह मैं क्या रख रहा हूं, जीरो, तो सीओपी कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। अब तुम खुश हो गए कि सीओपी इनफाइनाइट आ गई, ओ मैंने ऐसा फ्रिज बना लिया जिसकी सीओपी इनफाइनाइट आ गई। क्लॉसियस बोलेगा इधर आ बेटा, इधर आ, और 2 तमाचा खींच के मारेगा, बोलेगा बेटा तेरे अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग किसी फ्रिज की सीओपी कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। बोलोगे क्यों, बोलेगा क्योंकि वर्क ही जीरो नहीं हो सकता। ये तो इनफाइनाइट तब आएगा ना जब वर्क जीरो होगा। क्लॉसियस ने कहा कि मेरे अकॉर्डिंग वर्क जीरो हो ही नहीं पाएगा, तो सीओपी इनफाइनाइट कहां से आ जाएगी। और सीओपी इनफाइनाइट मतलब समझते हो, सीओपी इनफाइनाइट का मतलब वर्क जो है, जो हीट, जो आपका वर्क है, देखिए वर्क बाय Q2/W, इसका रेशियो इनफाइनाइट, मतलब Q2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब आप हल्का सा वर्क दो और वो इनफाइनाइट हीट खींचे, तो पता लगा फ्रिज में जो बियर रखी है वो चटक जाएगी, क्रिस्टल बन जाएगी, इतनी भयंकर हीट खींच लिया कि पता नहीं वो क्या बन गई, है ना, एकदम परफेक्ट क्रिस्टल बन गई, पता नहीं क्या बन गई। तो इतनी इनफाइनाइट हीट फ्रिज नहीं खींच सकता। मशीन है, इनमें फाइनाइट कैपेसिटी है, इनफाइनाइट कैपेसिटी नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज में है, वो है गॉड। क्लियर, चलिए तो भैया इसे देख लेना। अब एक हीट पंप बता दे रहा हूं, 5 मिनट का टॉपिक है। हाँ, 2 चीजें ध्यान देने वाली बात है। फ्रिज के केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, Q2, क्या है Q2, और लोअर टेम्परेचर पे क्या था, स्टोरेज, हायर टेम्परेचर पे क्या था, सराउंडिंग। क्लियर, फ्रिज में। अब आता है हीट पंप। हीट पंप एकदम फ्रिज का उल्टा, ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहां पे ठंडी बहुत होती है, तो रूम को गर्म करने के लिए हीट पंप लगाया जाता है। जैसे हम इंडिया में एसी लगाते हैं रूम को ठंडा करने के लिए, वैसे ही ठंडी जगहों पे रूम को गर्म करने के लिए हीट पंप का यूज किया जाता है। चलिए
अब समझिए हीट पंप के बारे में, इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स, एकदम उसका उल्टा, विच मेंटेन्स हायर टेम्परेचर, विच मेंटेन्स हायर टेम्परेचर कंपेयर टू, किसके कंपेयर में करेगा, रूम के अंदर हायर टेम्परेचर मेंटेन करेगा, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, सराउंडिंग के कंपैरिजन में रूम के अंदर हाई टेम्परेचर मेंटेन करेगा। सराउंडिंग कितने पे है, जहां ठंडी पड़ रही है वहां एटमॉस्फेयर कितने पे है, मालूम, माइनस में, और रूम किस पे है, रूम में जब हीट फेंकोगे, रूम को गर्म करोगे तो बाहर के कंपैरिजन में अंदर का टेम्परेचर ज्यादा मेंटेन करेगा, उसका नाम है हीट पंप। इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स हायर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग। और आप ये तो चाहोगे नहीं कि रूम में हीटिंग हो रही है, बाहर बहुत ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, -30 डिग्री, -45 डिग्री, लद्दाख की तरह, लेह की तरह, तो आप ये तो चाहोगे नहीं कि अचानक से हीट पंप हीट फेंकना बंद कर दे, नहीं चाहोगे ना, फिर तो सिकुड़ के मर जाओगे। हीट पंप क्या, आप क्या चाहोगे, हीट पंप लगातार हीट फेंकता रहे, तो किस पे काम करेगा, साइकिल पे, लगातार का मतलब साइकिल पे। इट वर्क्स ऑन साइकिल, ठीक है। चलिए, तो हीट पंप क्या है, एकदम सेम चीज है, ध्यान से देखिए, ये हीट पंप है, एकदम ये भी क्लॉसियस पे ही काम करेगा। क्लॉसियस पे दो डिवाइसेस बनी, एक हीट पंप और एक फ्रिज। अब देखिए हीट पंप क्या करेगा, ध्यान से समझिए, हीट पंप, आप रूम में हीट पंप को लगाओगे एसी की तरह, तो हीट पंप क्या करेगा, बाहर से हीट को खींचेगा और रूम के अंदर फेंकेगा। कहां से हीट को खींचेगा, ध्यान समझिए, बाहर से हीट को खींचेगा और रूम के अंदर फेंकेगा। बाहर मतलब जो कम टेम्परेचर पे है, एटमॉस्फेयर जो बहुत ठंडा है बाहर, वहां से हीट खींचेगा और रूम के अंदर फेंक फेंक के रूम को गर्म करेगा। तो ये है लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सराउंडिंग, एकदम उसका उल्टा, यही बात को ध्यान रखना, भूलना मत। यहां लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा, सराउंडिंग, यहां से हीट को खींचेगा Q2, क्या है, TL लिख लो या T2 लिख लो, एक ही बात है, T2 से Q2, और इसके लिए आपको वर्क देना पड़ेगा। फिर ये हीट को फेंकेगा कहां, रूम के अंदर, कहां फेंकेगा, रूम में या स्टोरेज में, यही तो फेंकेगा, जो कि होगा हायर टेम्परेचर पे या T1। रूम हायर टेम्परेचर पे है, मतलब आपको रूम को हायर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। कहां से हीट खींच के, एटमॉस्फेयर से, जो कि लोअर टेम्परेचर पे है, माइनस में चल रहा है, वहां से हीट खींच के आपको रूम को गर्म करना है। क्लियर, इसके लिए आपको वर्क देना पड़ेगा। तो T2 से लिया Q2 और T1 तो दिया Q1। दो चीजों का ध्यान रखना। पहला कि फ्रिज में नीचे क्या था, स्टोरेज, जहां से आप हीट खींच रहे थे उसको आपको ठंडा रखना था। यहां पे नीचे क्या है, सराउंडिंग, जहां से आप हीट खींच रहे हो, और जहां भेज रहे हो वो रूम है, क्योंकि रूम को आपको गर्म करना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, अदरवाइज गलती हो जाएगी और सीओपी दोनों का इधर का उधर हो जाएगा और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक, चलिए सीओपी लिख लेते हैं, सीओपी ऑफ हीट पंप। डिजायर्ड इफेक्ट, सेम वही चीज, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये बार मैंने आपको बता दिया है, सेम चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। अब बताइए, फ्रिज के केस में डिजायर्ड इफेक्ट क्या था, ज्यादा से ज्यादा कूलिंग करना, मतलब ज्यादा ज्यादा हीट खींचना, तो Q2 था। लेकिन हीट पंप के केस में सब कुछ वही है, बस चाहत बदल गई। पहले सब कुछ वही था, बाद में धीरे धीरे चाहत बदल गई। अब किसी और की चाहत पे नजर है, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। ठीक है, तो चाहत बदल गई मतलब डिवाइस वही है, क्लॉसियस वाली, लेकिन चाहत अब ये नहीं है, चाहत ये है क्योंकि अब रूम को गर्म करना है। अब रूम को जितना ज्यादा से ज्यादा गर्म कर सको उतना अच्छा है। तो ज्यादा से ज्यादा गर्म मतलब रूम के अंदर जितनी हीट फेंक सको उतना ज्यादा अच्छा है। तो रूम के अंदर कौन सी हीट जा रही है, Q1 वाली, तो आपकी चाहत है Q1। जितना ज्यादा Q1 होगा रूम उतना ज्यादा गर्म होगा, और एनर्जी इनपुट क्या है, W। क्लियर, फिर से एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगा दो, इसकी तरफ जो आ रहा है Q2 और W बराबर Q1, सेम चीज है, Q2 प्लस W बराबर Q1। दिस इज एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। इसकी तरफ क्या आ रहा है, Q2, और क्या आ रहा है, W, और निकल क्या आ रहा है, Q1। तो सेम चीज है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, W बराबर Q1 माइनस Q2। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक है, ध्यान से समझना। चाहे हीट इंजन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे हीट पंप हो, सब में W बराबर Q1 माइनस Q2 होगा, क्योंकि हर केस में कुछ भी कर लो, हर केस में फर्स्ट लॉ कहता है कि नेट हीट ट्रांसफर नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होना ही होना है, चाहे तुम कितना भी सर पटक लो। ठीक है, चलिए, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, Q1 अपॉन
W की जगह Q1 माइनस Q2। सो दिस इज COP ऑफ हीट पंप। COP ऑफ हीट पंप कितना आ गया? Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। अब देखो रेफ्रिजरेटर की COP क्या है? Q2 बाई Q1 माइनस Q2। हीट पंप का क्या है? Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 दोनों में अपॉन में है, फ्रिज में भी अपॉन में है और हीट पंप में भी अपॉन में है। बस न्यूमरेटर क्या है इसका? Q1 और उसका Q2। इस बात को याद रखना। बस 2 मिनट और दीजिए और आज का सेशन मैं खत्म करता हूं। समझ आ रहा है? ये भी क्वेश्चन किसके लिए वैलिड है? Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 हीट पंप के लिए, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो हमने क्या सीखा? अब तक कितना सीखा? बचपन में पढ़ते थे ना, कितना सीखा? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। COP ऑफ हीट पंप Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। यही देखा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का फर्क है। हीट पंप में Q1 और रेफ्रिजरेटर में Q2। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। एक और चीज देख लीजिए, रिलेशनशिप किसमें? रिलेशनशिप बिटवीन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड COP ऑफ हीट पंप। और इस रिलेशनशिप को स्टार मार्क कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट। हर साल SSC JEE में लगा रहेगा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। COP ऑफ हीट पंप कितना है? Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है? Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। हीट पंप का क्या है? Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो मैं लिखता हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं लिख दूं COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, अगर मैं ऐसा लिखूं तो क्या होगा? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर सेम ले लिया। Q1 माइनस Q2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मैंने ले लिया कॉमन। हीट पंप माइनस रेफ्रिजरेटर लिख रहा हूं, यहां पे क्या है? Q1, यहां पे क्या है? Q2। तो ऊपर आ गया Q1 माइनस Q2। दोनों को माइनस करना ना, फ्रैक्शन को माइनस करना तो जानते होगे, इतना तो बचपन में पढ़े होगे, और अगर नहीं पढ़े हो तो आई एम सॉरी, माफ करो भैया मुझे, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर सेम है, सेम ले लो कॉमन, और Q1 माइनस Q2 ऊपर आ गया। अब दोनों को काट पीट दो, क्या बचेगा? 1। काट पीट दिया, क्या बचा? 1। इसका मतलब COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1। क्या हो गया? 1। या COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। इस चीज को अब भूलना मत। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपसे पूछ देगा रेफ्रिजरेटर की COP 4 है, हीट पंप की कितनी आएगी? 5। निकाल लो। हीट पंप की 5 है, रेफ्रिजरेटर कितनी आएगी? 4। हीट पंप की 6 है, रेफ्रिजरेटर कितनी आएगी? 5। निकाल लो यहां से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लेट मी राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर एग्जाम। इसको ध्यान रखना। समझ आ रहा होगा? आज का लेक्चर समझ में आया? और अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिए और मुझे बताइए, ताकि मैं और ज़ील से और उत्साह से आपको पढ़ा सकूं। और अगर आपको मजा आए तो प्लीज वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए, सारे टीचर्स को सपोर्ट करिए, लेक्चर्स को एंजॉय करिए और बने रहिए होमवर्क कोचिंग के साथ। आप सब्जेक्ट्स को बहुत प्यारे अंदाज में एंजॉय करोगे। अभी थर्मो के बाद जब REC चलेगी, HMT चलेगी, तो आपको पता चलेगा रियल में कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है क्या, आपने क्या पढ़ा था और आप अब क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, आपने कॉलेज टाइम में क्या पढ़ा था और अब आप क्या पढ़ रहे हो, क्लियर? आपको बहुत मजा आने वाला है, बस देखते रहिए। होमवर्क चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।